हाँ जी, आज का जो हमारा लेक्चर है वो रहेगा मैक्रो इकोनॉमिक्स की इंट्रोडक्शन मैं आपको करवाऊंगी, ठीक है। और जो मेन की पॉइंट्स है मैं वहाँ पे हाईलाइट करती जाऊंगी, तो आपने उनको साथ साथ में नोट करना है। आप अपने जो हैंड रिटन नोट्स है वो बनाओगे, ठीक है। हैंड रिटन नोट्स बनाओगे, कुछ भी इशू होता है देन आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे। बाकी आपको मैंने ग्रुप में ऐड भी किया हुआ है, तो वहाँ पे भी आप मैसेज कर सकते हो, कुछ भी इशू होता है। मैं आपको की पॉइंट्स करवाऊंगी और इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मेरी आपसे गारंटी है, ठीक है। तो इससे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि आप अगर नए स्टूडेंट हो, है ना, तो आपने ऐप डाउनलोड करनी है इकोनॉमिक्स हब के नाम से। जो है आपको ऐप मिल जाएगी प्ले स्टोर पे, और वहाँ पे जब आप ऐप को ओपन करोगे तो आपको अलग अलग जो है कोर्सेस वहाँ पे मिल जाएंगे, है ना। तो जिस तरह से ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना, जो भी किसी भी स्ट्रीम से स्टूडेंट है, चाहे वो बीकॉम है, सिंपल आर्ट बीए का स्टूडेंट है ना, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है, या फिर आप लेक्चरर की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो इनमें से आप फोल्डर जो है ओपन करके यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। किसी भी स्ट्रीम से आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो यहाँ पे मैंने अलग अलग बैच आपके बनाए हुए हैं, है ना, अलग अलग जो भी है, तो आप इनको देख सकते हो। जो भी आपने अलग से मैराथन लेनी हो, एक क्लास आपने ज्वाइन करनी हो, देन आप कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं, मेनली मैं आपको बता देती हूँ। तो फर्स्ट लेसन से हम शुरू करते हैं, ठीक है। हाँ जी, ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो शुरू करते हैं हम। मेन जो हमारा फर्स्ट लेसन है वो आज हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसका जो मेन डेफिनेशन है वो पता होनी चाहिए कि मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते किसे हैं, व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप लोग क्या करते हो, एग्रीगेट लेवल पे जो है आप क्या करते हो, एग्रीगेट लेवल पे आप स्टडी करते हो, ठीक है, होल लेवल पे आप स्टडी करते हो। अगर हम इंडिविजुअल की बात करें तो वो आप क्या करते हो, माइक्रो में करते हो, ठीक है, माइक्रो में करते हो। बट अगर हम होल लेवल पे स्टडी करें तो वो किस में करते हैं, हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं। तो मैं आपको फर्स्ट वही वही बोल रही हूँ कि मैं आपको की पॉइंट्स जो है वो मैं बीच बीच में बताऊंगी। जो भी हाईलाइट आपने करना है वो साथ साथ आप अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते जाओगे। और ये मेरी आपसे 100% गारंटी है, भी कोई भी क्वेश्चन आपको इससे बाहर नहीं आने वाला, ठीक है, ये मेरी आपसे गारंटी है। कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। आपने ध्यान से सुनना है, हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं, और आफ्टर लेसन खत्म होने के बाद मैं आपको एमसीक्यू भी करवाने वाली हूँ, ठीक है। तो आपने एक एक बात को ध्यान से सुनना है, जहाँ पे जो भी इशू हो आप नोट कर लीजिएगा। आप ग्रुप में, कमेंट बॉक्स में, जो भी है, जहाँ पे भी आपने पूछना हो, जब मर्जी आप जो है अपने डाउट जो है क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट हम सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो 1933, मतलब ये भी कई बार पूछा जा चुका है कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है इसकी स्टडी कब हुई थी। तो नियर अबाउट 1930 से लेके 40 के बीच बीच में जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर बात की गई थी। और आपको एक इकोनॉमिस्ट का नाम भी पता होगा, रेगनर फ्रिश, है ना। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो मैक्रो और माइक्रो को डिवाइड किया था, कि जो मैक्रो है वो क्या होती है और जो माइक्रो है वो क्या होती है। इन दोनों को रेगनार फ्रिस ने अलग अलग किया था। कब किया था, 1933 में। तो यहाँ पे ये जो मैंने बात बोली है ये भी आपका एक क्वेश्चन बनेगा, आपसे ये पूछा जा सकता है कि मैक्रो माइक्रो को डिवाइड किसने किया था, इसकी स्टडी कब की गई थी, या मैक्रो माइक्रो को किसने अलग किया था। इकोनॉमिक्स का नाम आपसे पूछा जा सकता है। रगनर फ्रिस की कौन सी थ्योरी थी ये भी आपसे पूछा जा सकता है। स्टडी कब हुई थी ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एक ही लाइन में आपके 3 क्वेश्चन बन गए यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हम लोग जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें, माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें, इट स्टडी इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट इंडिविजुअल लेवल। मतलब आप क्या करते हो, इसमें आप इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करते हो, ठीक है, इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करते हो। इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ कंज्यूमर ऑफ प्रॉब्लम प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ ए फॉर्म। मतलब जब भी आप करते हो फॉर आप प्राइस डिटर्मिनेट कर रहे हो, है ना, तो आप क्या करते हो, सिर्फ एक फर्म को लेके जो है स्टडी करते हो। एक फर्म को लेके जब आप प्राइस निकालते हो तो वो किस में आएगा, वो आएगा आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक है। और इसे आप क्या बोलते हो, माइक्रो इकोनॉमिक्स को आप क्या बोलते हो, आप प्राइस थ्योरी भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, प्राइस थ्योरी भी आप बोल सकते हो। और ये भी आपने बात नोट करनी है, एक बार क्वेश्चन आया हुआ था कि आप मैक्रो को अदर नेम से
क्या बोल सकते हो? तो ऑप्शन हमारे पास थे, कंज्यूमर थ्योरी थी, प्रोडक्शन थ्योरी थी, एक ऑप्शन था प्राइस थ्योरी, है ना, इस तरह से अलग अलग नेम थे। तो आपने कौन सा टिक करना था? आपने टिक करना था प्राइस थ्योरी। मतलब आप लोग जो माइक्रो इकोनॉमिक्स को अदर नेम से क्या बोल सकते हो? आप बोल सकते हो प्राइस थ्योरी। क्लियर? अब आगे चलते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की। ठीक है, मैक्रो की बात कर लेते हैं। मैक्रो में क्या होता है? इट स्टडी इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम एट एग्रीगेट लेवल। आप इसमें क्या करते हो? आप इसमें एग्रीगेट लेवल पे स्टडी करते हो, होल लेवल पे स्टडी करते हो। लेवल ऑफ इंटायर इकोनॉमी, एग्रीगेट कंजम्पशन, एग्रीगेट एम्प्लॉयमेंट। मतलब आप कंजम्पशन की बात करोगे बट सिंगल कंजम्पशन की बात नहीं करोगे, आप क्या करोगे? एग्रीगेट कंजम्पशन की बात करोगे। ठीक है, एग्रीगेट एम्प्लॉयमेंट की बात करोगे, नेशनल इनकम की बात करोगे। आर स्टडी दिस ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, इट इज कॉल्ड इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। अब आपने जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स को क्या बोला था? प्राइस थ्योरी बोला था। इसी तरह से आप मैक्रो को क्या बोलोगे? मैक्रो को बोलोगे इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। क्या बोलोगे? इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। ठीक है, क्या बोलोगे? इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। क्लासिकल इकोनॉमिक्स लाइक, अब ये भी आपको पता रहना चाहिए कि क्लासिकल इकोनॉमिक्स कौन कौन से हैं। तो क्लासिकल इकोनॉमिक्स हमारे पास है एडम स्मिथ। ठीक है, एडम स्मिथ है, माल्थस है, रिकार्डो है, माल्थस है, रिकार्डो। ठीक है, हेड जो है स्टडी इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम विद द व्यू पॉइंट ऑफ एग्रीगेट। तो जो एडम स्मिथ है, मैं अब ध्यान से सुनना मैं क्या बताऊंगी। जो एडम स्मिथ है हमारे पास, माल्थस है, रिकार्डो है, इन्होंने क्या किया था? इनका व्यू पॉइंट था एग्रीगेट लेवल पे। इनका व्यू पॉइंट किस पे था? एग्रीगेट लेवल पे। मतलब आप टोटल लोगे पूरी होल इकोनॉमी को, एग्रीगेट लेवल पे आप स्टडी करोगे। बट इनके बाद आए थे न्यू क्लासिकल, NEO, न्यू क्लासिकल। ठीक है, तो न्यू क्लासिकल में कौन कौन आएगा? मार्शल और पिगू। नाम लिख लेना, कौन कौन आएगा? मार्शल और पिगू। तो मार्शल और पिगू ने क्या बोला था? मोर इम्पोर्टेंस टू द स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इन्होंने किसको मतलब मेन इंपॉर्टेंस किसको दी थी? मैक्रो को दी थी। याद रखना, किसको दी थी? सॉरी, माइक्रो को इंपॉर्टेंस दी थी। ठीक है, इंडिविजुअल लेवल पे जो हमारा सब्जेक्ट है उसको इन्होंने इंपॉर्टेंस दी। किसने? न्यू क्लासिकल ने। तो एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, वो इन्होंने पूछ लिया कि जो न्यू क्लासिकल है उन्होंने किस पे स्टडी की थी। या फिर ये पूछा जा सकता है कि जो मार्शल और पिगू है इन्होंने किस पे स्टडी की थी। तो आपको पता रहना चाहिए कि इन्होंने जो है माइक्रो लेवल पे स्टडी की थी। और जो एडम स्मिथ है, माल्थस है, रिकार्डो है, इन्होंने किस पे स्टडी की थी? एग्रीगेट लेवल पे स्टडी की थी। तो कितना एक मतलब छोटी सी बात है बट एग्जाम में यहीं से आपके क्वेश्चन पुट होते हैं। समझ रहे हो ना? यहीं से आपके क्वेश्चन पुट हो जाते हैं। तो आप चाहे जितना मर्जी आप बुक रीडिंग करते जा रहे हो बट हम छोटी छोटी बात पे ध्यान ही नहीं देते। देखो इन तीनों ने एग्रीगेट लेवल पे बात की है, बट अगर हम न्यू क्लासिकल की बात करें तो जो मार्शल है और जो पीगू है इन्होंने किस पे बात की? इन्होंने बात की जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स पे। मतलब एक फर्म की बात कर लो, चाहे जो भी आप अपने अकॉर्डिंग लिख लेना नोट्स में अलग अलग। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम आगे चलते हैं। आपको पता है कि 1930 में बहुत मंदी, बहुत जबरदस्त वाली मंदी है ना आई थी। तो उस टाइम पे जो है JM केन्स, आपने नाम अच्छे से सुना ही है ना इनका केन्स की बात कर लेते हैं। तो इन्होंने 1930 के जो ग्रेट डिप्रेशन आया था, जो मंदी आई थी, उसको लेकर इन्होंने जो स्टडी की। और 1936 में इन्होंने अपनी जो बुक थी, क्या नाम था इनकी बुक का? दी जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, इंटरेस्ट एंड मनी। ठीक है, आप प्लीज पूरा नाम लिख लीजिएगा, मैं शॉर्ट में लिखती जा रही हूँ। JM केन्स ने 1936 में जो इनकी बुक थी, है ना, जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी ऑफ इकोनॉमिक्स इन द स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स वाज ए बुक, है ना। इन्होंने किस पे स्टडी की थी? मैक्रो पे की थी। इस बुक में इन्होंने जो स्टडी की थी वो मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम थी उन पे बात की थी। तो ये भी आपका PYQ, यहाँ पे आप मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट करोगे। बुक का नाम आपसे पूछा जा सकता है,
इकोनॉमिक्स का नाम आपसे पूछा जा सकता है। और मोस्टली यहाँ से ईयर पूछा गया है बार बार। जो ये पूछा गया था कि जो जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट है वो कौन से ईयर में आई थी, तो वो कब आई थी, 1936 में। तो ऑप्शन में क्या रहता है कि 1933 भी रहता है, 1937 रहता है, 1936 रहता है ना। इस तरह से अलग अलग ईयर होते हैं, तो फिर भी स्टूडेंट कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि 1930 में ग्रेट जब मंदी आई थी, डिप्रेशन आया था, उस टाइम पे ये बुक आई थी। बट एक्चुअल में इस बुक का ईयर कौन सा है, 1936। इसलिए मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रही हूँ कि जो केन्स की बुक है वो कब आई थी, वो 1936 में आई थी। क्लियर। अब आगे चलते हैं। अगर हम मॉडर्न टाइम की बात करें तो मॉडर्न इकोनॉमिक्स कौन से थे, मॉडर्न थे हिक्स। ठीक है, हिक्स थे, हैंसन, ठीक है, हैंसन एंड गार्डनर। ये कौन थे, ये न्यू इकोनॉमिक मॉडर्न इकोनॉमिक्स थे। contributed to lot a development macroeconomics. The term macro in English has its origin in the Greek word, है ना। ये जो आपका मैक्रो वर्ड है ये कहाँ से आया है, इन्होंने भी मैक्रो के ऊपर ही बात की थी। और ये जो मैक्रो वर्ड है ये आया कहाँ से है, ये ग्रीक वर्ड से आया है। ठीक है, कहाँ से आया, ग्रीक वर्ड से। और इसका मीनिंग क्या होता है, मैक्रोज। अब ये भी छोटी सी बात आपको लगेगी, बट यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका क्या मतलब होता है, मैक्रोज, और मैक्रोज का मतलब होता है लार्ज। ठीक है, बड़े लेवल पे। सो अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स, प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स आर स्टडी विद द रेफरेंस ऑफ इकोनॉमी एज ए होल। तो आप जो भी प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हो, जो भी आप स्टडी कर रहे हो, वो किस पे कर रहे हो, आप होल लेवल पे स्टडी कर रहे हो। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड है, एग्रीगेट सप्लाई है, जर्नल प्राइस लेवल है। अब बच्चे मोस्टली पता है कहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, वो आपसे पूछ लेते हैं कि मैक्रो में आप क्या क्या स्टडी करते हो, है ना, मैक्रो में आप क्या क्या स्टडी करते हो। MICR वाला है ना, मैक्रो में आप क्या क्या, माइक्रो में आप क्या क्या स्टडी करते हो, या फिर मैक्रो में आप क्या क्या स्टडी करते हो। तो यहाँ पे लिखा होता है कि प्राइस लेवल, है ना, एम्प्लॉयमेंट, है ना, एग्रीगेट कंजम्पशन, इस तरह से। और अगर प्राइस के आगे जर्नल नहीं लिखा तो ये जो प्राइस है ना ये किस में जाएगा, ये आपका माइक्रो में जाएगा। समझ गए, ये माइक्रो में जाएगा। मतलब कि अगर लिखा हो ना जर्नल प्राइस लेवल, वो आपका मैक्रो में जाएगा। ये आपका जर्नल प्राइस लेवल है, मैक्रो में जाएगा। बट जब सिंपल लिखा हो ना प्राइस थ्योरी, तो इसका मतलब ये हो गया कि आप एक पर्टिकुलर फॉर्म को लेके स्टडी कर रहे हो कुछ भी, तो ये किस में जाएगा, ये आपका माइक्रो में जाएगा। यहाँ पे आपने पूरा ध्यान रखना है। ठीक है, अब आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं एक पार्ट करवा रही हूँ। ठीक है, मैं आपको बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट करवा रही हूँ, स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब हम बात करेंगे स्कोप के ऊपर। अब स्कोप में आप क्या करते हो, मैं आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रही हूँ। अब एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बनेगा, समझ गए। एक क्वेश्चन ये बनेगा कि मैक्रो में आप क्या क्या स्टडी करते हो, चार ऑप्शन होंगे, एक ऑप्शन वहां पे आपको हटाना पड़ेगा। इस तरह से चाहे वो आपको नोट मैक्रो इकोनॉमिक्स स्कोप बोल सकते हैं, किसी भी तरह से वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आपको स्कोप के बारे में पता रहना चाहिए। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप क्या करते हो, थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम, थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, इसमें आप क्या स्टडी करते हो, थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम। सेकंड आप करते हो थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। फिर आप क्या स्टडी करते हो, थ्योरी ऑफ मनी, थ्योरी ऑफ मनी। ठीक है, फिर आप स्टडी करते हो थ्योरी ऑफ जर्नल प्राइस लेवल। मैंने आपको बोला था ना, आपने किस पे ध्यान देना है, जर्नल पे, किस वर्ड पे ध्यान देना है, जर्नल पे, थ्योरी ऑफ जर्नल प्राइस लेवल, जर्नल प्राइस लेवल। ठीक है, फिफ्थ आप क्या बात करोगे, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ पे आप बात करते हो। सिक्स हम थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, तो ये आप किस में करते हो, आप मैक्रो इकोनॉमिक्स में इनके ऊपर स्टडी करते हो। तो स्कोप आपने बहुत अच्छे से करना है।
अब इनको इंडिविजुअल कराने की एक बार जरूरत नहीं है, जैसे जैसे मैं आपको चैप्टर करवाती जाऊंगी ये सब कुछ कवर होता जाएगा। नेशनल इनकम का एक पूरा चैप्टर है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे तो हम जितनी बार भी लिखे ना मोस्ट इम्पोर्टेंट वो भी कम है, क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है। थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट में हम अलग अलग व्यूज करेंगे, हम क्लासिकल व्यूज करेंगे, केन्स का व्यूज करेंगे, है ना। तो यहाँ से आपके 100% क्वेश्चन यहाँ से आपके बनते हैं। उसके बाद थ्योरी ऑफ मनी में आपकी जो थ्योरीज हैं, क्वांटिटी थ्योरी मनी है, कैम्ब्रिज इक्वेशन थ्योरी है ना, कैश बैलेंस थ्योरी है, तो यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन बनता है। जर्नल प्राइस लेवल में जो भी फर्म्स डिसाइड करती हैं अपना प्राइस, इंडस्ट्री डिसाइड करती है, वो यहाँ से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। इसके बाद इकोनॉमिक ग्रोथ में जो भी थ्योरीज है वो हम करेंगे। इंटरनेशनल चलो आपका अलग से एक सब्जेक्ट होगा, तो वो हम 1 बाय 1 जो है करते जाएंगे। अब हम चलते हैं, मेनली एक बार मैं इंट्रोडक्शन करवा रही हूँ, तो स्कोप के बाद हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा कि मेनली इसमें रहते हैं टू स्कूल ऑफ थॉट, है ना। जो थॉट की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि क्लासिकल थॉट है, क्लासिकल है और केन्स है। मैं इनके ऊपर आपको कंप्लीट जो है लेक्चर है वो करवाऊंगी, ठीक है। वैसे तो ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पे और वहाँ पे ऐप के ऊपर मैंने कंप्लीट आपको बहुत अच्छे से करवाया हुआ है। इन दोनों में डिफरेंस है, इन दोनों की थ्योरीज हैं, इन दोनों के व्यूज हैं, वो बहुत मैंने अच्छे से आपको करवा रखा है। तो आपने, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप फटाफट वहाँ पे ज्वाइन करके आप सब कुछ सुन सकते हो। मैंने 1 बाय 1 सब कुछ ऑल ओवर कंप्लीट करवाया हुआ है। तो यहाँ पे मैं आपको जस्ट एक ओवरव्यू दे रही हूँ। इसके बाद जब भी इसकी जो टर्न आएगी तो मैं इनका जो कंप्लीट चैप्टर है वो भी आपको करवाऊंगी, ठीक है। तो इनसे रिलेटेड एमसीक्यूज हैं वो भी हम करेंगे, तो आपने ध्यान से एक एक बात मेरी सुननी है, फिर बाद में कंफ्यूज नहीं होना। तो क्लासिकल और केंजियन जो थॉट है वो है भी इम्पोर्टेंट, क्योंकि यहाँ से तो हर बार क्वेश्चन कोई भी आप उठा के देख लीजिए आपको क्वेश्चन मिल ही जाएगा वहां पे। तो जो क्लासिकल स्कूल है इसमें सबसे पहले आपको ये पता रहना चाहिए कि क्लासिकल इकोनॉमिक्स कौन कौन से हैं। तो क्लासिकल कौन कौन से हैं आपके, एक तो मिल है, माल्थस है, ठीक है, माल्थस है, पीगू है, ठीक है। पीगू के बाद हम रिकार्डो की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कौन से इकोनॉमिक्स है, क्लासिकल कैटेगरी में इनको हम लेंगे। स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम, द क्लासिकल मॉडल एडवोकेटेड फॉर ए फ्री इकोनॉमी और फ्री मार्केट इकोनॉमी। इनका मेन व्यूज क्या था, अब मैं आपको बताती जाऊंगी, ठीक है। इनका मेन व्यूज ये था कि जो इकोनॉमी है वो क्या रहेगी, फ्री रहेगी, फ्री इकोनॉमी होगी। मतलब गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेयर नहीं होगा, अपने आप जो है मार्केट इक्विलिब्रियम में हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे क्या रहता है कि जो वेज हैं उनमें फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, जो वेज होते हैं उनमें भी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जो प्राइस है उनमें भी फ्लेक्सिबिलिटी होती है ना। तो इस वजह से क्या होगा, जो मार्केट है वो अपने आप इक्विलिब्रियम में हो जाएगी। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं होगा, गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं होगा। इकोनॉमी क्या होगी, फ्री इकोनॉमी होगी। इट इज एन इकोनॉमी इन विच द गवर्नमेंट डज नॉट इंटरफेयर इन द इकोनॉमिक मैटर, that is the area of production, consumption, investment. The classical economics are of the opinion that such that economics is always a state of equilibrium at its resource are always fully utilized। जो resources होंगे वो क्या होंगे, वो fully utilized होंगे, ठीक है। अब यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो रिसोर्स हैं वो यूटिलाइज्ड हैं, अंडर यूटिलाइज्ड हैं या ओवर यूटिलाइज्ड हैं। तो जो क्लासिकल थॉट था वो क्या था कि जो रिसोर्स हैं वो क्या रहेंगे, वो आपके फुली यूटिलाइज्ड रहेंगे और ऑप्टिमली यूटिलाइज्ड, मतलब उनका जो यूज है वो क्या होगा, ऑप्टिमम यूज होगा, ठीक है। ऑप्टिमम यूटिलाइज्ड, उनका जो यूज है वो क्या रहेगा, ऑप्टिमम यूज होगा। सो द लेवल ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट इज द मैक्सिमम। तो यहाँ पे जब इनका यूज ही ऑप्टिमम हो रहा है, फुल यूज हो रहा है, तो ऑब्वियस है वहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी फुल होगी आपकी। और जो एम्प्लॉयमेंट और जो आउटपुट का लेवल है वो भी आपका क्या रहेगा, आउटपुट का जो लेवल है वो भी क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। तो आपने ये बातें याद रखनी है, क्योंकि जब मैं आपको चेंज करवाऊंगी तो इनका व्यूज थोड़ा सा अलग था ना। तो आपको पता रहना चाहिए कि जो क्लासिकल थे वो क्या बात कर रहे थे, आपको एक स्टोरी की तरह पता होना चाहिए। इन्होंने बोला कि स्टेट जो है गवर्नमेंट का बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं होगा, जो वेज प्राइस है उनमें फ्लेक्सिबिलिटी होगी, जो रिसोर्स हैं उनका फुली यूटिलाइज होगा, ऑप्टिमम ऑप्टिमम जितना भी यूटिलाइज हो सकता है वो होगा, इस वजह से वहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट होगा। मतलब इकोनॉमी में कोई कंडीशन होगी नहीं कि वहाँ पे जो है अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम होगी। इन्होंने बोला कि जो इकोनॉमी है उसमें इक्विलिब्रियम रहेगा
और जहाँ पे इक्विलिब्रियम है वहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट है, और जहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट है वहाँ पे मैक्सिमम आउटपुट है ना। तो इन्होंने इस तरह से अपना व्यूज दिया था, और इन्होंने बोला था कि जो इकोनॉमी है वो ऑटोमेटिकली मूव टू फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। जो इकोनॉमी है वो अपने आप ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगी, वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आ जाएगी, है ना। इन अदर वर्ड्स अनएम्प्लॉयमेंट एंड ए स्टेट ऑफ डिसइक्विलिब्रियम विल ओनली बी ऑफ टेम्परेरी नेचर। अगर मान के चलिए डिसइक्विलिब्रियम हो भी गया, है ना, अगर अंडर एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम आ भी गई, तो वो क्या रहेगी, वो टेम्परेरी होगी। क्या होगी, वो टेम्परेरी होगी, वो सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टाइम में होगी, लॉन्ग टाइम में क्या रहेगा, लॉन्ग टाइम में अपने आप जो है इक्विलिब्रियम जो इकोनॉमी है वो हो जाएगी। क्लियर है। तो अगर आपने इतनी सी भी बातें अपने माइंड में जो है स्टोर कर ली, तो आप समझ लीजिए कि आपके जो क्वेश्चंस है वो काफी हद तक सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि घुमा के तो वो यहीं से क्वेश्चन पूछने वाले हैं कि भाई एम्प्लॉयमेंट के बारे में पूछ लिया, इकोनॉमी के बारे में पूछ लिया, प्राइस वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया, तो इस तरह से, है ना। अब हम चलते हैं केंज के थॉट के ऊपर। तो केंजियन थॉट की बात करें तो केंज ने क्या बोला था, दिस स्कूल ऑफ थॉट इज डोमिनेटेड बाय व्यू पॉइंट ऑफ लॉर्ड केंज। मेनली जो क्लासिकल में केंज का ही मेन नाम होगा, केंज ने अपना व्यूज दिया था 1936 में। हिज अप्रोच इज मोर प्रैक्टिकल देन द क्लासिकल इकोनॉमिक्स। इसका व्यूज हाँ देखा जाए तो काफी हद तक सही भी था। इन्होंने बोला था कि फुल एम्प्लॉयमेंट वाज नॉट ए नॉर्मल फीचर ऑफ एन इकोनॉमी। मतलब जो फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन है वो कोई नॉर्मल सिचुएशन नहीं है ना। दैट इन्होंने क्या बोला था, फुल एम्प्लॉयमेंट वाज नॉट ए नॉर्मल फीचर, नॉर्मल फीचर ऑफ एन इकोनॉमी। ठीक है, इकोनॉमी का नॉर्मल फीचर नहीं होगा फुल एम्प्लॉयमेंट। सिचुएशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कुड बी सॉल्व्ड ओनली थ्रू द डायरेक्ट इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट। इन्होंने बोला था कि अगर इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए गवर्नमेंट को आगे आना ही पड़ेगा। इन ऑर्डर टू जनरेट एंड एक्सपेंड अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट मस्ट अंडरटेक इन्वेस्टमेंट एंड प्रोडक्शन। ठीक है, गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को भी आना पड़ेगा, ठीक है, इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ेगी, अलग अलग एक्टिविटीज भी करनी पड़ेगी, जिससे क्या होगा, इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट की जो सिचुएशन है वो क्रिएट होगी, क्योंकि प्रोडक्शन होगा, इन्वेस्टमेंट होगा, तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जो है वो क्रिएट होगा। तो अब कंपैरिजन करके देख लो। अगर क्लासिकल की बात करें, इन्होंने बोला था कि जो फ्री इकोनॉमी होगी, बट इन्होंने बोला कि जो इकोनॉमी है वो फ्री नहीं होगी, गवर्नमेंट का होना बहुत जरूरी है, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होना बहुत जरूरी है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए। इन्होंने बोला था कि जो वेज प्राइस है इनमें क्या रहेगी, फ्लेक्सिबिलिटी होगी, बट केन्ज ने बोला था जो वेज और प्राइस होते हैं वो फ्लेक्सिबल नहीं होते। अब इसका रीजन क्या है वो मैं आपको अच्छे से, जब हमारा कंप्लीट इस पे लेक्चर होगा तो मैं आपको अच्छे से करवाऊंगी, क्योंकि वहां से भी आपके क्वेश्चंस बनने वाले हैं, है ना। तो ये भी बताऊंगी कि वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, इसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट किस तरह से क्रिएट होता है, और अगर वो रेजिड भी है, वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तो इसकी वजह से किस तरह से इक्विलिब्रियम में होगा, वो सब मैं करवाऊंगी आगे। तो इन्होंने बोला था कि वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। इसके बाद इन्होंने बोला कि फुल यूटिलाइज्ड रिसोर्स होंगे, है ना, ऑप्टिमम यूटिलाइज होगा, बट केन्स ने बोला कि फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन ही नहीं हो पाएगी इकोनॉमी में, जो रिसोर्स है वो अंडर यूटिलाइज्ड होंगे, है ना। इन्होंने बोला था कि इकोनॉमी है वो अपने आप इक्विलिब्रियम में आ जाएगी, है ना, फुल एम्प्लॉयमेंट होगा, आउटपुट मैक्सिमम होगा, बट केन्स ने बोला ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, इन्होंने बोला था कि इकोनॉमी अपने आप इक्विलिब्रियम में हो जाएगी, अगर डिसइक्विलिब्रियम है भी तो वो सिर्फ क्या रहेगा, वो टेम्परेरी रहेगा। बट केन्स ने बोला कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है या फिर डिसइक्विलिब्रियम की प्रॉब्लम है, तो वो अपने आप ठीक नहीं होगी, गवर्नमेंट को आगे आना पड़ेगा, एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, है ना, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, अलग अलग एक्टिविटीज क्रिएट करनी पड़ेगी, जिससे क्या होगा, जो है एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगी, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा, और फाइनली जो है इकोनॉमी फिर बाद में जाके इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में आने के चांसेस होंगे, है ना। तो इस तरह से केंज के व्यूज अलग थे और जो क्लासिकल थे उनके व्यूज अलग थे, तो आपने इन दोनों को ध्यान में रखना है। अब चलिए नेक्स्ट हम कर लेते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। अब हम करते हैं डिफरेंस करते हैं मैक्रो और माइक्रो और
मैक्रो में, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस आपको पता रहना चाहिए। तो फर्स्ट है, हम कर लेते हैं बेसिक ऑफ स्टडी। बेसिक ऑफ स्टडी, अगर हम स्टडी की बात करें तो ये तो आप समझ ही गए, इसमें हम इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करते हैं और इसमें हम क्या करते हैं, होल लेवल पे स्टडी करते हैं। अगर मैं कंज्यूमर की बात करूं, है ना, कंज्यूमर बिहेवियर की बात करूं, इक्विलिब्रियम की बात करूं, प्रोड्यूसर बिहेवियर की बात करते हैं, इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, तो वो किस में आएगा, वो हमारा आएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक है। अगर मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करूं तो इसमें आप लोग क्या स्टडी करते हो, क्या बेस होता है हमारा माइक्रो में, इसमें होता है कि आप अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हो, अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, प्रॉब्लम राइज इन जर्नल प्राइस लेवल, मतलब इन्फ्लेशन की आप बात करते हो, ठीक है। तो इस तरह से स्टडी का जो लेवल है वो अलग अलग रहेगा। सेकेंड पॉइंट है हमारा डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, इसमें क्या रहता है, इसमें आप क्या करते हो, जो आपका माइक्रो है, जो आपका माइक्रो है, इसमें आप लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन लेते हो, आप इसमें क्या लेते हो, लिमिटेड डिग्री लेते हो, है ना, कुछ आप चीजें कांस्टेंट लेके चलते हो ऑफ इकोनॉमिक वेरिएबल कंपेयर टू जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसमें आप कुछ लिमिटेशन बना के चलते हो। और अगर मैं मैक्रो की बात करूं, है ना, अगर मैं मैक्रो की बात करूं तो मैक्रो में क्या रहता है, मैक्रो में आप क्या लेते हो, आप कोई लिमिटेशन नहीं लगाते, आप सभी वेरिएबल्स को लेके चलते हो, ठीक है। होल लेवल पे आप बात करते हो, तो इसमें क्या रहता है कि आप इक्विलिब्रियम ऑफ इकोनॉमी एज ए होल, मैक्रो इकोनॉमिक्स इंक्लूड ऑल फर्म्स एंड इंडस्ट्री, आज आप इसमें क्या करते हो, सभी फर्म्स को, सभी इंडस्ट्रीज को इंक्लूड करते हो। अब जो थर्ड पॉइंट है वो हमारा रहेगा डिफरेंट सेट ऑफ अजम्पशन, डिफरेंट सेट ऑफ अजम्पशन, अगर हम अजम्पशन की बात करें तो क्या रहेगा, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड जो माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आर बेस्ड ऑन द डिफरेंट सेट ऑफ अजम्पशन, सर्टन वेरिएबल अज्यूम टू बी कांस्टेंट। अब अगर मैं इसमें बात करूं आपका माइक्रो में, तो माइक्रो में हमारे कुछ वेरिएबल्स क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं, समझ गए, कुछ वेरिएबल्स क्या रहते हैं इसमें, कांस्टेंट रहते हैं। हम बोलते हैं ना कि प्राइस लेवल का सिर्फ इफेक्ट पड़ेगा, बाकी वेरिएबल्स कांस्टेंट हैं, तो हम इसमें क्या लेते हैं, कुछ वेरिएबल्स को हम लोग क्या ले लेते हैं, कांस्टेंट ले लेते हैं। बट मैं अगर मैक्रो की बात करूं तो मैक्रो में आप क्या लेते हो, जो है वेयर द अज्यूम टू बी चेंजिंग इन मैक्रो, सिमिलरली सर्टन वेरिएबल दैट आर अज्यूम टू बी कांस्टेंट इन माइक्रो इकोनॉमिक्स आर अज्यूम टू बी चेंजिंग इन मैक्रो इकोनॉमिक्स, मतलब कुछ वेरिएबल्स इसमें कांस्टेंट होते तो इसमें भी कुछ वेरिएबल्स कांस्टेंट है, बट इसमें जो वेरिएबल यहाँ पे कांस्टेंट होते हैं वो यहाँ पे जाके कांस्टेंट नहीं रहते, उनको हम वेरी करवाते हैं, इसमें वेरिएबल्स लेते हैं हम लोग। इन इन माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटपुट इनकम इज टेकन एज कांस्टेंट व्हाइल इट इज चेंजिंग इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब आपको पता है कि जब आप डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हो तो इसमें आप जो लेते हो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटपुट एंड इनकम, जो भी आप आउटपुट ले रहे हो, है ना, इनकम ले रहे हो, आप इसे मैक्रो में क्या ले लेते हो, कांस्टेंट ले लेते हो, वाइल आप इसमें क्या करवा देते हो, इसमें आप इनको चेंज करवा देते हो। तो कहने का मतलब जब आप आगे आगे स्टडी करोगे ना चैप्टर वाइज, तो आपको पता चलता रहेगा कि आप कौन से वेरिएबल चेंज कर रहे हो, कौन से नहीं कर रहे हो, मतलब कहने का मतलब ये होता है कि कुछ अजम्पशन इसमें कांस्टेंट होती है और जो यहाँ पे कांस्टेंट होती है वो यहाँ पे कांस्टेंट नहीं होती, कुछ अजम्पशन यहाँ पे कांस्टेंट होती है वो यहाँ पे कांस्टेंट नहीं होती। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। सेंट्रल इश्यूज की बात करें तो सेंट्रल इश्यूज में वही बात आ गई कि जो प्राइस डिटर्मिनेशन है वो सेंट्रल इशू इन, अब सेंट्रल इशू का में जो है सेंट्रल इश्यूज में क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ, जस्ट वेट। जो हमारा माइक्रो है, माइक्रो में क्या रहता है, जो सेंट्रल इश्यूज हैं वो मेन हमारा सेंट्रल इशू है प्राइस को लेके, ठीक है। मेनली हम प्राइस डिटर्मिनेट के ऊपर बात करते हैं, मेन इसका जो मेन सेंट्रल पॉइंट है वो कौन सी प्रॉब्लम है, वो प्राइस डिटर्मिनेशन की प्रॉब्लम है, ठीक है। और अगर मैं मैक्रो की बात करूं, ठीक है, तो मैक्रो में मेन जो प्रॉब्लम है वो एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट की है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट की मेन सेंट्रल प्रॉब्लम है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें कौन सी सेंट्रल प्रॉब्लम है और दूसरे सब्जेक्ट में कौन सी सेंट्रल प्रॉब्लम है, ठीक है।
फिर हम चलते हैं मेथड ऑफ स्टडी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है मेथड्स ऑफ स्टडी। मेथड ऑफ स्टडी में आप क्या करते हो, मेथड ऑफ स्टडी में ये रहता है because of its focus on the entire economy, method of study in macroeconomics is often described as journal equilibrium analysis। जब आप मैक्रो की बात करते हो तो मैक्रो में आप जर्नल इक्विलिब्रियम की बात करते हो, जर्नल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। ऑन द अदर हैंड बिकॉज ऑफ इट्स फोकस ऑन स्पेसिफिक मार्केट लाइक कमोडिटी मार्केट और फैक्टर मार्केट, मेथड ऑफ स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑफन डिस्क्राइब ए पार्शियल इकोनॉमी। और जब आप माइक्रो की बात करते हो तो इसमें आप क्या स्टडी करते हो, आप इसमें पार्सल इक्विलिब्रियम की बात करते हो। याद रहेगा, इसमें आप पार्सल मतलब कुछ चीजों को आप कांस्टेंट लेके चलते हो, और इसमें आप क्या बात करते हो, इसमें आप जर्नल इक्वेशन की बात करते हो, जर्नल इक्विलिब्रियम एनालिसिस की हम बात करेंगे। ठीक है, सभी वेरिएबल्स को हम वेरी करके और फिर हम इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। तो एक आपका पार्शियल इक्विलिब्रियम चैप्टर भी है, एक आपका जर्नल इक्विलिब्रियम भी चैप्टर आएगा, तो वो भी मैं आपको आगे करवाऊंगी। फाइनली आपको पता चल गया जो जर्नल लेवल है वो किस में जाएगा, वो आपका मैक्रो में जाएगा, और जो पार्शियल इक्विलिब्रियम है वो किस में जाएगा, वो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स में जाएगा। ठीक है, इसके बाद गवर्नमेंट इंटरफेयर की बात करें, देयर इज ऑलमोस्ट नो इंटरफेयर ऑफ गवर्नमेंट एंड पब्लिक इंस्टीट्यूशन अंडर जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है इसमें ऑलमोस्ट गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर नहीं होता। ठीक है, मोस्टली नो इंटरफेयर ऑफ गवर्नमेंट एंड पब्लिक इंस्टीट्यूशन अंडर माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी। ऑन द कंट्रेरी देयर इज लॉट ऑफ इंटरफेयर। बट अगर मैं बात करूँ मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो इसमें गवर्नमेंट का इंटरफेयर बहुत रहता है, और इसमें अगर मैं गवर्नमेंट की बात करूं तो इसमें जो गवर्नमेंट का इंटरफेयर इतना नहीं रहता, ये आप ध्यान में रखोगे। इंटरडिपेंडेंस की बात करें तो आप जानते हो कि इसके बिना भाई मैक्रो की स्टडी नहीं हो सकती, मैक्रो के बिना माइक्रो की नहीं हो सकती। तो ये आपस में इंटरडिपेंडेंस भी होते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूंगी कि एग्रीगेट डिमांड निकालो, तो आपको इंडिविजुअल डिमांड्स तो पता होना चाहिए ना, डी वन डिमांड कितनी है, D2 D3, मतलब आप सभी को ज्वाइन करोगे तभी आपका जो डी है वो आपका होल, जब आप समेशन करोगे फिर ही आपका एडी निकलेगा ना। तो इस तरह से ये आपस में इंटरडिपेंडेंट भी होते हैं। ठीक है, क्योंकि जो आपका मैक्रो है, जो आपका मैक्रो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो आपका माइक्रो के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जब आप इंडिविजुअल पे स्टडी करोगे, उनका समेशन करोगे, तभी आपके पास मैक्रो निकलेगा ना। तो इस तरह से ये आपस में क्या करते हैं, ये आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंड भी करते हैं। समझ गए? तो चलिए मैं आपको जो है MCQ जो सीरीज है वो करवा देती हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में करवा देती हूँ साथ के साथ ही। तो आपकी जो कुछ भी मतलब आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, है ना। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में कर लेते हैं, फिर से एक बार थोड़ा सा अनाउंस कर दे, समराइज कर देते हैं ना एक बार थोड़ा सा। चलिए थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं, फिर चैप्टर खत्म करते हैं। एक तो फर्स्ट वही कि मैं आपको मेन मेन की पॉइंट्स करवाऊंगी, सभी चैप्टर को एक समराइज करके चलेंगे। इसके बाद आपको MCQ भी करवाने वाली हूँ, तो ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, हैंड रिटन नोट्स बना लीजिए, है ना। एक तो आप जो ऐप है वो डाउनलोड कर लीजिए, ऐप के ऊपर आपको सभी कोर्सेस मिल जाएंगे। अगर आपने अलग से मैराथन लेनी है, एक ही क्लास आपने लेनी है, स्टैट की अलग से क्लास लेनी है ना, मतलब कई बार क्या होता है सिर्फ स्टैट की जरूरत है, मैक्रो की जरूरत है, माइक्रो की जरूरत है, तो आप उसी तरह से जो है अलग अलग जो है आप बुक्स के अकॉर्डिंग, आप अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग अलग अलग से भी बाय कर सकते हो। सभी जो RPSC का एग्जाम है ना, फर्स्ट कैडर का, उसकी कोचिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगी। जो एकलव्य स्कूल की पोस्ट आई है उसकी कोचिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगी। पीजीटी के जो भी पेपर हैं आपके, है ना, पीजीटी लेक्चरर के, वो सभी यहाँ पे अवेलेबल है। बाकी जो ग्रेजुएशन के स्टूडेंट है, बीकॉम के स्टूडेंट है, जो भी अदर क्लासेस है, उनके भी बैच आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, तो आप अलग अलग से वो भी ज्वाइन कर सकते हो। चलिए समराइज कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको क्या करवाया था, रगनार फ्रिश को आपने अच्छे से देखना है कि इन्होंने दोनों को डिवाइड किया था, 1933 में किया था। ठीक है, फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि क्लासिकल कौन से इकोनॉमिक्स हैं और न्यू क्लासिकल कौन से हैं। तो क्लासिकल में एडम स्मिथ थे, माल्थस थे और रिकार्डो थे।
और अगर मैं न्यू क्लासिकल की बात करूं तो न्यू क्लासिकल में कौन आएगा, मार्शल और पिगू, जिन्होंने माइक्रो के ऊपर बात की थी। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि जो केन्स की बुक है वो कब आई थी, 1936 में। और इन्होंने मेनली किस पे फोकस किया था, जो मंदी आई थी 1930 में उसको लेके इन्होंने गवर्नमेंट के रोल को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी थी कि बिना गवर्नमेंट के जो इकोनॉमी है वो मंदी से बाहर नहीं निकल सकती। फिर हम मॉडर्न इकोनॉमिक्स की बात करें तो हिक्स है, हैंसन है, ग्रेडनर है, ये क्या थे, ये आपके जो थे मॉडर्न इकोनॉमिक्स थे, और इन्होंने जो है मैक्रो लेवल के ऊपर स्टडी की थी। तो जो मैक्रो वर्ड है वो कहाँ से आया है, वो ग्रीक से आया है। और जो मैक्रो का जो मैक्रो वर्ड है वो ग्रीक का कौन सा वर्ड है, मैक्रोज, और इसका मतलब क्या होता है, लार्ज, मतलब कि बड़े लेवल पे आप स्टडी करते हो। ठीक है, इसके बाद स्कोप की बात करें तो स्कोप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आप नेशनल इनकम है, एम्प्लॉयमेंट है, मनी है, जनरल प्राइस लेवल है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, इंटरनेशनल ट्रेड पे आप बात करोगे। ठीक है, क्लासिकल थॉट और केंजियन थॉट तो है भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पे आप जो है अपने हैंड रिटन नोट्स अच्छे से बना लेना। ठीक है, वैसे मैंने पहले भी बोला कि मैंने आपको ऑलरेडी बहुत अच्छे से कंप्लीट करवाया हुआ है, एमसीक्यू भी इसके कंप्लीट है, टेस्ट सीरीज भी कंप्लीट है। तो अगर आपने जल्दी अपना काम करना हो तो आप वो ज्वाइन करके जल्दी से खत्म कर सकते हो, अदरवाइज जब इसकी टर्न आएगी तो मैं दोबारा भी आपको करवाने वाली हूँ कि क्लासिकल और केंजियन क्या थॉट थे, कौन कौन से इकोनॉमिक्स हैं, ये आपको पता रहना चाहिए, इनके जो थॉट हैं वो आपको पता रहने चाहिए, है ना यहाँ पे। इसके बाद जो डिफरेंस है मैक्रो माइक्रो का, चाहे आप जितनी मर्जी बार रीड आउट कर लेते हो फिर भी है ना कोई एक ऐसा क्वेश्चन डाल ही देते हैं, आपको पता होता है कि मैंने अच्छे से किया था फिर भी गलती कर देते हो। तो ये मत सोच के चलना कि मुझे आता है आता है आता सब कुछ है, सभी को सब कुछ आता है, बट एक बार रीड करने से कुछ भी नहीं जाता, तो अच्छे से करके जाया करो कि दोनों में अंतर क्या है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपका पुट होता है। देन मैंने यहाँ पे मेथड्स आपको करवा दिए, ये सब आपका कंप्लीट हो गया है ना। तो एक सेकेंड, तो फिर से थोड़ा सा नोट कर लीजिए, यहाँ पे मैंने आपको बोल दिया, देखिए यहाँ पे बीकॉम है, पीजीटी और टीजीटी एग्जाम के मैंने अलग से बैच बनाया हुआ है, एनटीए नेट का है, प्रोफेसर इकोनॉमिक्स की बात करें तो यहाँ पे आरपीएस का जो एग्जाम है असिस्टेंट प्रोफेसर का, वो भी यहाँ पे आपको कंप्लीट जो है बैच मिल जाएगा। एकलव्य स्कूल की जो पोस्ट है उसके लिए भी आपको बैच जो यहाँ पे कंप्लीट मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यहाँ पे मिल जाएंगे, जो भी ग्रेजुएशन के बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं, जो बी ऑनर्स के स्टूडेंट है, उनका भी बैच यहाँ पे अवेलेबल है ना। तो ये सब आप अलग अलग से, जो मैराथन, अगर आपने अलग से पंजाब इकोनॉमी लेनी हो, मैराथन की एक एक क्लास अगर बाई चांस आपको जरूरत हो तो आप एक एक क्लास भी ज्वाइन कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, और बाकी आपके पास मेरा व्हाट्सअप नंबर तो होगा, और आप वो भी वहाँ पे भी आप अपने जो भी डाउट रहते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, वहाँ आपको एमसीक्यू करवाऊंगी, तो आप थोड़ा सा प्रिपेयर रहना। ठीक है, ओके, बाय।